हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सी यू ई टी पीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्योंकि अभी तक एक ही सी यू ई टी पीजी हुआ है। ये जो सी यू ई टी का कॉन्सेप्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, काफ़ी नया है। एक ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है अभी तक, इस वजह से एक पी वाई क्यू आपको मिलेगा। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ से आपका फोरेंसिक साइंस शुरू होता है। शर्लक होम्स was a character in the novel of which of the following authors। सो इनमें से कौन से ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने शर्लक होम्स को क्रिएट करा था, मतलब नॉवल बनाई थी, नॉवल में एक कैरेक्टर क्रिएट करा था जिसे को हमने बोला था शर्लक होम्स। जब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको कौन कौन से पोर्शंस को कवर करना है, रिवाइज किधर करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, उसमें मैंने ये चीज़ पर्टिकुलरली मेंशन करी थी कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सर ऑथर कैनन डायल। ऑप्शन वन, सर ऑथर कैनन डायल। इन्होंने ही क्या लिखा था, इन्होंने अपनी नॉवल में शर्लक होम्स के कैरेक्टर को बिल्ड किया था। ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर है? फर्स्ट करेक्ट आंसर है शर्लक होम्स से ही ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, मतलब फोरेंसिक के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी कि हाँ, हम साइंसेस को अप्लाई करके क्राइम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच is the technique which is used for the examination of glass evidence। glass evidence के examination के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब ग्लास एविडेंस कौन सा एविडेंस है? फिजिकल एविडेंस है। राइट क्या है ये? एक फिजिकल एविडेंस है। राइट, सो दिस इज अ फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्यों मैंने बोला? बिकॉज इट हैव अ पर्टिकुलर शेप, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड हम इसे कैसे एग्जामिन करते हैं। जब कभी भी ये आपके फिजिकल एविडेंस वाले पोर्शन है, ये जो क्वेश्चन है, मैं साथ साथ में आपके सिलेबस को भी रेफर करती चलूंगी। ठीक है, फिजिकल एविडेंस वाले चैप्टर या एरिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब एग्जामिनेशन टेक्निक अलग अलग होती है। यूजुअली हम प्राइमरी एग्जामिनेशन करते हैं सबसे पहले, जिसको मैंने 1 नॉट लिखा। फिर हम सेकेंडरी एग्जामिनेशन पे मूव करते हैं, जिसको मैंने 2 नॉट लिखा। ठीक है। क्या क्या आपके ऑप्शन है? ग्लास माइक्रोस्कोपी, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट, ग्लास पायरोलाइटिक गैस क्रोमेटोग्राफी, सॉरी, ग्लास पायरोलाइटिक गैस क्रोमेटोग्राफी, ग्लास इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेजरमेंट। सबसे ज्यादा इजी, अब इसमें ग्लास, सब में ग्लास मेंशन है ना? ग्लास तो सब में मेंशन है। क्यों मेंशन किया गया है? ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। अब आपने अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस से करिए कि आपको एकदम से इजीली पता चल गया होगा कि ऑप्शन जो है सेकंड है। बट वो सारे इंडिविजुअल्स जिन्होंने नहीं किया है फॉरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिसे हम कहते हैं आर आई। आपने ग्लास एविडेंस के बारे में जब पढ़ा होगा तो हमने आर आई पे स्पेसिफिकली फोकस किया था, जिसको हमने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं टू डिफरेंट ग्लासेस को या टू सिमिलर ग्लासेस को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कभी भी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जो बेंड होती है ना, इसको कैसे होना चाहिए? इसको लेट्स से जाना तो ऐसे चाहिए, राइट? पर जो लाइट की बेंडिंग है, बट वो इधर बेंड हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये बेंडिंग बेंड है, लाइट जो बेंड है ये थीटा हम मान लेते हैं, ये बेंड हुई है। और इससे ही हम क्या कहते हैं? इस मेथड को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये जो पर्टिकुलर एंगल है बेंडिंग का, इसको हम कहते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक ग्लास का अलग होगा। ठीक है। आपके घर पे जो विंडो की ग्लास है, विंडो की ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जो आपके कार की सीट, जो आपकी कार की विंडो का ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जो इस ग्लास में आप पानी पीते हो, उसकी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होगा। जो कार होती है उसकी हेडलाइट्स के में जो ग्लास लगी होती है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगी। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सारे ग्लास ही, पर अलग क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन। हर एक ग्लास की कंपोजिशन यूनिक और डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक चीज और फॉलो हो रही है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी।
है ना। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी हो रही है ना कि हर एक ग्लास जो सैंपल है उनकी जो कंपोजिशन है डिफरेंट है, और यही एक इंडिविजुअल कैरेक्टर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिट एंड रन का केस है, मैंने किसी को उड़ा दिया अपनी गाड़ी से, एंड उस बॉडी के ऊपर मेरे ही कार के जो क्या कहते हैं उसे, विंडो, विंडो बोल रही हूँ, लेट्स से कार की जो बल्ब्स होते हैं ना, मैं भूल रही हूँ अभी, जस्ट मैंने बोला था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उसका जो ग्लास है मैंने उसको हिट किया, जो जहाँ पे कार की हेडलाइट, ओके यस हेडलाइट, हेडलाइट यस, सो हेडलाइट का ग्लास उसको जाके टकराया, एंड हेडलाइट का जो ग्लास पीस था वो उस विक्टिम की बॉडी पे रह गया। अब क्राइम सीन प्रोसेस किया गया, क्राइम सीन प्रोसेस करने से क्या हुआ, उस ग्लास पीस को फोरेंसिक वालों ने कलेक्ट कर लिया। अब मेरा सस्पेक्शन, किसी ने बता दिया कि हाँ कोई रेड कार मैंने देखी थी, या लेट्स से ब्लैक कार हमने देखी थी। अब ब्लैक कार किसकी है, लेट्स अज्यूम मेरी ब्लैक कार है, पुलिस आएगी, सैंपल लेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, मेरी कार का जो हेडलाइट है उसका ग्लास, जो मेरा हेडलाइट का जो है ग्लास वो सेम पीस ही है ना, सेम पीस है, तो 100% रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच हो जाएगा ना। सो इसी तरीके से हम पता लगाते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या ये उसी लाइक जो आपको क्राइम सीन पे जो भी पीस मिला है उसका पेरेंट कौन है, मतलब मेरी ब्लैक कार का जो हेडलाइट है उसमें जितनी भी कांच के पीसेस बचे होंगे इंटैक्ट, वो पेरेंट है, और वो छोटे छोटे ग्लास पीसेस जो विक्टिम पे प्रेजेंट थे वो उनके क्या है, स्मॉल पीसेस है, तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैच हो जाएगा। तो ग्लास एग्जामिनेशन का मेथड कौन सा है यहाँ पे पॉसिबल, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो यही है, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट हम करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आपको ऐसा लग सकता है दिस वीडियो इज वेरी लेंदी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भी साथ में डिस्कस कर रही हूँ, लाइक दिस इज माई वे ऑफ डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज आई बिलीव सेम क्वेश्चन पेपर रिपीट होना हो बट सेम कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन, इट सेज while sketching a scene of occurrence, मतलब क्राइम सीन, सीन ऑफ ऑकरेंस को हमने क्राइम सीन बोला, देखो सीन, क्राइम सीन, सीन ऑफ ऑकरेंस सेम होता है, बस बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट सिनोनिम्स यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, while sketching the scene of occurrence, direction direction with the help of compass should be found out and marked by a narrow head. Usually this narrow head indicates which of the following direction. ठीक है, आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करते हो, मार्क करते हो जब आप स्केच करते हो, या आपके डॉक्यूमेंटेशन वाले स्टेप में है। मैंने आपको कल भी बोला था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्राइम सीन प्रोसेस करने के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप डॉक्यूमेंट करते हो, तो जब आप स्केचिंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन के कौन कौन से मेथड है, सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड है स्केचिंग, फिर है फोटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। अब स्केच भी कैसे होते हैं, दो तरीके के स्केच होते हैं, एक होता है रफ स्केच, रफ स्केच, और एक होता है फाइनल स्केच। सो फाइनल स्केच में हम सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द क्राइम सीन, यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, इसके पास लेट्स से ग्लास है जिसमें आई थिंक सम इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल, लेट्स से अल्कोहल है। ओके, यहाँ पे बुलेट शेल केसेस पड़ी हुई है, मतलब कार्ट्रिजेस पड़े हुए हैं, सो बुलेट शेल लिख देती हूँ मैं, जो नॉन फोरेंसिक स्टूडेंट्स हैं, जो फोरेंसिक में एमएससी के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनके समझ में आएगा, बुलेट की शेल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, एंड और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, लेट्स से कोई टेबल है जिसमें खाने का सामान रखा हुआ है, फॉर एवर वॉट एवर। ठीक है, अब इस तरीके का क्राइम सीन है, जब आप इसको देखते हो तो स्केच करते हो, स्केच क्या करोगे, जैसे मैंने अभी ये जो स्केच बनाया ना, ये हम बोल सकते हैं दिस इज रफ स्केच, बट हम रियल लाइफ सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे कि बॉडी से कितने डिस्टेंस पे है, कितने मिलीमीटर सेंटीमीटर्स, कितने दूर है, कितने मीटर्स दूर है। तो ये सारा मेजर करके हम फाइनल स्केच बनाते हैं, और जब हम फाइनल स्केच बनाते हैं तो हमको एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ती है,
है ना, एक डायरेक्शन पकड़ के ही तो आप फिर मेजरमेंट करोगे फाइनल स्केच बनाने के लिए। तो वो डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, एंड नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे हम बताते हैं, दिस इज ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेट आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बना दिया। ओके, सो हम ऐसे लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो हम नॉर्थ की डायरेक्शन को लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नॉर्थ की डायरेक्शन में मैं एक एरो बनाऊंगी और उसके ही रेफरेंस में फिर सारे मेजरमेंट्स में लेके फाइनल स्केच बनाऊंगी। तो नॉर्थ एक ऐसा डायरेक्शन है जिसको हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, और हमेशा स्केचिंग में यही ही डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो नॉर्थ आपको याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, आई थिंक इट इज ऑल विद दी लाइक डॉक्यूमेंट वाले पोर्शन से आपको क्वेश्चंस ये है। सो एनाक्रोनिज्म, कंटेम्प्रेरी राइटिंग, एनोनिमस राइटिंग, वाटर मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा इजी है। एनोनिमस राइटिंग क्या होती है, एनोनिमस मतलब किसी का नाम पता हमें पता ही नहीं है। मैंने भी अगर आपको कुछ लिखा है, आपके लिए लेटर कुछ लिखा, और मैं अगर उसमें मेंशन ना करूँ अपना नाम, तो वो क्या हो गया, अनोनिमस लेटर हो गया। ठीक है, सो अनोनिमस लेटर के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो, ऑथर ऑफ राइटिंग इज अननोन। जिसने भी लिखा है, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर राइटिंग या डॉक्यूमेंट हो, उसका जो ऑथर होता है वो अननोन होता है। ठीक है, सो दिस इज दी लाइक सी के सामने 4 होना चाहिए। सो यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनके सी ऑप्शन के पास है 4। देन वी हैव वाटर मार्क्स। वाटर मार्क्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ पेपर नॉट इन अलाइनमेंट विद द टाइम, राइटिंग्स ऑफ अ सिमिलर पीरियड। अब देखो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स, कंटेम्प्रेरी जब कभी भी हम बोलते हैं कि एक्स वाई जेड जो साइंटिस्ट थे उनकी कंटेम्प्रेरी ये वाले साइंटिस्ट भी थे, मतलब एट द सेम पर्टिकुलर टाइम वो भी अपनी मेहनत कर रहे थे, वो भी अपना क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो गया, राइटिंग ऑफ अ सिमिलर पीरियड। अगर मैं बोलूँ कि ये मुगल जमाने की कोई लेटर है और उसी ज़माने की एक और कोई लेटर या राइटिंग मिलती है, तो उसको हम बोलेंगे कंटेम्प्रेरी। सो इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, राइटिंग ऑफ अ सिमिलर पीरियड। तो ये मैं इसको इससे मैच कर देती हूँ, इसको इससे मैच कर देती हूँ। सो आपको सारे ऑप्शंस को भी मैच करने की जरूरत नहीं, आप आंसर पता लगा सकते हो। सो बी के पास 1 होना चाहिए एंड आपके सी के पास 4 होना चाहिए। तो आपके सेकेंड जो ऑप्शन है, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो सेकेंड वाला है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप सब कुछ ना भी सेट करके, मतलब मैंने अभी दो चीज़ों को तो देखा भी नहीं है, मतलब वाटर मार्क्स और एनाक्रोनिज्म को मैंने नहीं देखा है, बट यहाँ से मैं पता लगा सकती हूँ कि ए के सामने सेकेंड है, इसका मतलब नॉट इन द अलाइनमेंट विद द टाइम। ठीक है, सो हम कहते हैं सिंक्रोनस, या फिर एक सिंक्रोनस एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन में है। एनाक्रोनिज्म्स का मतलब ये होता है कि क्रॉनिकल वे में नहीं है ना, हम ऐसे बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी से, एक बहुत मीम फेमस होता है क्रोनोलॉजी समझिए वाला, अमित शाह जी का जो क्लिप कट करके जो मीम बनाई हुई है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। सो क्रोनोलॉजी इज सिमिलर टू लाइक इट इज रिलेटेड विथ दिस एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब रहता है कि कोई अलाइनमेंट नहीं है टाइम के साथ, एंड क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि टाइम के साथ अलाइनमेंट है। क्लियर, समझ में आया। बट आपको इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, आपको 2 या 3 पहले सबसे इजी वाले पॉइंट्स को आपको देखना है, मैच करके देखना है, फिर ऑप्शंस देख लो, अगर वो सही सही से अलाइन हो रहा है तो फिर बाकी टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइडेड हैंड राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बात घुमाई फिराई नहीं गई है। इन्होंने पूछा है कि गाइडेड हैंड राइटिंग, गाइडेड हैंडराइटिंग इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है, स्किल्ड हैंडराइटिंग या स्किल्ड राइटिंग, ठीक है, असिस्टेड राइटिंग, फॉर्ज्ड राइटिंग एंड स्टिम्युलेटेड राइटिंग। अब गाइडेड हैंड राइटिंग का मतलब ये कि आपको कोई ना कोई तो गाइड कर रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो, आपको आप कभी भी जब फॉर्म फिल करते हो तो क्या कहते हैं आपको कि कैपिटल्स, अपने सारा सारा कुछ कैपिटल्स में फिल करना है, अपना नाम भी, अपना सरनेम भी, एड्रेस भी, सारा कुछ कैपिटल में लिखो। सो मैं क्या कर रही हूँ, आपको सम वे और दी अदर वे लिखा भी रहे हो, बट आई एम गाइडिंग यू समहाउ। सो यहाँ से स्किल्ड राइटिंग तो ऑफकोर्स नहीं, सबसे ज्यादा इजीएस्ट आपको सामने दिख रहा है असिस्टेड राइटिंग, बिकॉज आई एम असिस्टिंग यू। मैं बोल रही हूँ कि नहीं सारे कैपिटल्स में लिखो,
फॉर्म फिल कर रहे हो सब कैपिटल्स में होना चाहिए। तो इट इज काइंड ऑफ असिस्टेड, मैं आपको एक तरीके से असिस्ट कर रही हूँ कि भाई देखो कैपिटल्स में लिखो, इसको ऐसा लिखो, इसको वैसा लिखो। तो गाइडेड हैंड राइटिंग या फिर गाइडेड राइटिंग को हम कहते हैं असिस्टेड राइटिंग। फॉर्ज राइटिंग क्या है? अगर मैं आपकी हैंड राइटिंग कॉपी कर लूँ अपने फायदे के लिए, ठीक है, तो वो फॉर्ज राइटिंग हो गई, मैंने आपकी फॉर्जरी करी है, मैंने आपको कॉपी किया है। स्किल्ड राइटिंग का मतलब क्या है? स्किल्ड राइटिंग जब कभी भी आप कंपेयर करोगे हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल को एंड नॉट सो हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल, देख लो आपके घर में अगर बच्चे होंगे जो क्लास 4 5 6 में पढ़ रहे होंगे, उनकी हैंड राइटिंग का भी देखो, बिकॉज अभी वो लर्निंग फेज में है ना, छोटे हैं, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड। मतलब आप क्लास 4 5 6 के बच्चों की नोटबुक देखो और क्लास 12 के बच्चों की नोटबुक देखो, सो यू विल सी द डिफरेंस, है ना। जैसे जैसे कोई भी इंडिविजुअल बड़ा हो रहा है, कोई भी बच्चा बड़ा हो रहा है, उनकी जो हैंड राइटिंग ये चेंज हो रही होती है एंड वो थोड़ी अच्छी बनती जाती है। अगर अच्छी नहीं भी है, बहुत ज़्यादा एम्बेलिश्ड या फिर बहुत ब्यूटीफुल नहीं भी है, तो एक रिफाइनमेंट आती जाती है हायर स्टडीज़ की वजह से एंड इसकी वजह से। जब कभी भी आप हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स को देखोगे एंड फिर छोटे बच्चों को या लोअर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स को देखोगे, तो उनकी हैंड राइटिंग में डिफरेंस पता लगता है। अब स्किल्ड राइटिंग क्या है? कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, या मैं बोल सकती हूँ हाईली एजुकेटेड है, तो क्या होगा? स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामर मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर पैराग्राफ चेंज करेगा, प्रॉपरली जहाँ पे स्टॉप लगाना है स्टॉप लगाएगा, कॉमा लगाना है कॉमा लगाएगा। तो इस तरीके की जो हैंड राइटिंग होती है उसे हम कहते हैं स्किल्ड राइटिंग। देन वी हैव स्टिम्युलेटेड राइटिंग। स्टिम्युलेटेड राइटिंग आप एक तरीके से बोल सकते हो कि फौज ही है, मैंने आपकी हैंड राइटिंग को देखा, मैंने सीखा और उसको स्टिम्युलेट किया, तो उसको हम कहेंगे स्टिम्युलेटेड राइटिंग। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज अदर ऑप्शंस। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू करेक्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below two statements, one is labeled as assertion and the other one is labeled as a reason। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तो भी एक बार के लिए आपको सेकंड थॉट्स आने लग जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन से। तो थोड़ा टाइम लो, अच्छे से पढ़ो, फिर जाके आप आंसर चूज करो। असर्शन क्या है? असर्शन और रीजन ना रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि क्या असर्शन है। एनी सरफेस ऑन विच समथिंग इज रिटन इन एनी फॉर्म कन्वेइंग सम मैसेज कैन बी सेड अ डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स 100% करेक्ट। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है डॉक्यूमेंट की। अगर मैं किसी पत्थर पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ, अगर मैं पत्थर पे लिख रही हूँ स्टॉप या हेल्प, तो अगर मैं पत्थरों पे भी कुछ लिख के कोई मैसेज कन्वे कर रही हूँ तो दैट इज अ डॉक्यूमेंट, वो पत्थर भी एक डॉक्यूमेंट होगा। सो असर्शन तो 100% करेक्ट है अपने प्लेस पे। अब रीजन पढ़ लेते हैं। पेपर इज द मोस्ट कॉमन सर्फेस यूज टू मेक अ डॉक्यूमेंट। वेरी वेरी स्मार्ट। इसने क्या बोला कि भाई पेपर इज द मोस्ट कॉमन सरफेस, कि सारे के सारे जो बंदे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, सब पेपर का इस्तेमाल करते हैं टू मेक अ डॉक्यूमेंट। क्योंकि अभी तक हम डॉक्यूमेंट के नाम से पेपरों को ही अज्यूम करते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट मतलब पेपर। सो इन्होंने आपको थोड़ा सा ट्रिक करने, ये क्वेश्चन ने आपको थोड़ी सी ट्रिक करने की कोशिश की। तो ट्रिकी क्वेश्चन है कि हमने पहले तो ये बता दिया 100% जो करेक्ट डेफिनेशन, जो बच्चा फर्स्ट स्टेप में भी डेफिनेशन पढ़ता है ना डॉक्यूमेंट की, वो आपको दे दी, रीजन बोल दिया कि अच्छा भाई ठीक है, सब कुछ जो कि एक मैसेज कन्वे करता है हमने मान लिया वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमेशा से पेपर को ही यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो अब बताओ ये असर्शन रीजन दोनों सही है या गलत है, या कोई एक सही है या कोई और दूसरा गलत है। ठीक है। सो आपका है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको क्या में मिले हुए हैं। तो देखो, ये ऐसे रॉन्ग नहीं है, हम नहीं बोल सकते दैट दिस इज द रॉन्ग। पेपर इज द मोस्ट कॉमन सरफेस यूज टू मेक अ डॉक्यूमेंट, करेक्ट है ना। पेपर ही तो सबसे कॉमन है। हम यूजुअली कॉमनली पत्थरों पे तो डॉक्यूमेंट नहीं, पत्थरों से तो नहीं मानते ना कि उसको तो डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। तो ये अपने प्लेस पे करेक्ट है। अगर आप अब आप इंडिविजुअल देखो, असर्शन इंडिविजुअली ट्रू है, रीजन भी इंडिविजुअली ट्रू है, पर आप दोनों को लिंक करके देखो। ठीक है, ये दोनों तो नहीं हो रहे हैं, हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, बच गए ऑप्शन 1 एंड बच गए ऑप्शन 2। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी सरफेस जिसमें हम कोई ना कोई मैसेज कन्वे करने की कैपेसिटी रखते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट बोल देंगे। तो ये दोनों करेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए।
ठीक है, क्या है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए के लिए, एंड सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन for this question. Let's move to the next question, which says blobbing can be found in written writing which with which the following writing instrument. अच्छा, सो यहाँ पे आपको फोकस करना है, ये भी डॉक्यूमेंट से, देखो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कल भी बोला था, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन से, फिंगरप्रिंट वाले सेक्शन से और हैंड राइटिंग से बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो. Blobbing can be found in the writing written with the help of following writing instrument: fountain pen, roller pen, ballpoint pen and sketch pen. मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो पर्सन है उसने ये अलग अलग तरीके के जो पेन्स है वो यूज अपनी लाइफ में जरूर किए हैं. ठीक है, सो ब्लॉबिंग क्या होता है, जब कभी भी मैं लिख रही हूँ, मैंने लिखा, लेट्स से मैंने लिखा दीक्षा. ठीक है, तो आप देखते हो ऐसे जो इंक का डिपॉजिशन हो जाता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेस्ट लिया था, दीक्षा लिख के मैंने रेस्ट लिया था, और जो मेरी पेन है क्या हुआ उसके साथ, वहां से इंक डिपॉजिट हो गई इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉपिंग. क्या बोला हमने, इसे बोला हमने ब्लॉपिंग. और ये किस में होता है, फाउंटेन पेन में फेदरिंग होती है, याद रखो, फाउंटेन पेन में फेदरिंग होती है, स्केच पेन में ब्लर हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लर, और बहुत ही ज्यादा ब्लंट स्ट्रोक होते हैं, ब्लंट स्ट्रोक. ठीक है, रोलर पेन में भी क्या होता है, इंक स्मज होती है, रोलर, सॉरी, बॉल पॉइंट पेन ही एक ऐसा पेन है जिसमें क्या होती है, ब्लॉबिंग होती है. ठीक है, क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपको मैच करना है, अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना सही से मैच करने वाला, तो हर एक लिस्ट मैच करने वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे. ओके, आपको लिस्ट वन दी गई है, आपको लिस्ट टू दी गई है. लिस्ट वन कंटेन्स mesular electrokinetic chromatography, gas chromatography, high performance thin layer chromatography and gel chromatography. यहाँ पे आपको क्या है, explain the planar chromatography used for the separation of macromolecules, explain example of electrophoresis best for volatile samples. अब यहाँ पे देखो सबसे इजी कॉन्सेप्ट क्या हमें लग रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का लग रहा है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो सबसे पहले खोजो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या. ठीक है, यहाँ पे देखो जेल क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड थिन लेयर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी भी अगेन. यहाँ पे देखो मेसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, electrophoresis is the separation of contents in the presence of electricity. देखो इसको ना स्पीड बढ़ा के देख लेना, अगर आपको ये वीडियो ना स्लो या फिर बहुत लेंदी लगे, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में. ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज अ सेपरेशन प्रोसेस, कंटेंट को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होती है, एक साइड हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक साइड हमारे पास नेगेटिव होता है, एंड इसी ही पॉजिटिव नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में हम सेपरेशन करते हैं. तो मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमेटोग्राफी में कहीं ना कहीं क्या, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रोमेटोग्राफी के एसोसिएशन में है. सो ये सिंपल हो गया, ए के सामने 3 होना चाहिए. अब आप यहाँ पे देख लो, ए के सामने 2 है, ए के सामने 2 है, 4 है एंड 3 है. सो 3 जिसमें है ना, आप उसको करेक्ट मानो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन के, इट इज क्वाइट रिजिड, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है ग्रास्प करने में. सबसे इजी मेथड है. अब ये गैस क्रोमेटोग्राफी क्या लिखा है, बी के सामने 4 होना चाहिए. बेस्ट फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली करेक्ट, आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी इज फॉर वोलाटाइल सैंपल्स. अगर आपके पास वोलाटाइल सैंपल है, वोलाटाइल सैंपल आपको कौन कौन से केसेस में मिलेगा, आर्सन के केस में मिलेगा, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या तो फिर पेट्रोलियम, इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स, इन सारे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं. अगेन करेक्ट, सी हैव वन एग्जांपल ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी जिसे हम कह रहे हैं. डी इज विथ 2, सॉरी, सी इज विथ 1 हाई परफॉर्मेंस थिन
layer liquid chromatography is a planar chromatography and D is with 2 separation of macromolecules. Macromolecules जितने भी आपके प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, वो सारे इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. So sorted. Next is casting kit is used for identification and collection of paint, firearm, footprint and blood. ठीक है. Casting kit is used for the identification of collection of. अब देखो कास्टिंग क्या होती है. कास्टिंग हम करते हैं जब आपके पास 3D इम्प्रेशंस है. कैसे इम्प्रेशंस है, आपके पास 3D इम्प्रेशंस है. तो पेंट के 3D इम्प्रेशंस आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे. फायर आर्म के मिल सकते हैं बट नॉट वेरी प्रेवलेंट. ब्लड को तो आप एक्सट्रीमली से स्ट्राइक ही कर दो, उसमें कोई कास्टिंग कुस्टिंग नहीं करते हैं. फुट प्रिंट है, इसमें हम लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम कास्टिंग करते हैं. इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट 3D इम्प्रेशंस है उन सभी में आपको सीधा ये रखना है, जिसके भी 3D इम्प्रेशन बनने के चांसेस है ना, उनमें आप कास्टिंग करते हो, है ना. सो कास्टिंग क्या होती है, अगर मान लो यहाँ पे सरफेस में मेरा यहाँ पे शू प्रिंट है, तो आप इसमें लिक्विड फिल करोगे आप जिससे भी कास्टिंग कर रहे हो. यूजुअली हम पीओपी यूज करते हैं जो कि बहुत ही घटिया रिजल्ट देता है, बट आजकल हम ये यूज नहीं करते. पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसके अलावा आप और क्या यूज करोगे, प्लास्टिसिन, वैक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है, ये बहुत फाइन डिटेल्स को भी क्या करेगा, पिक करेगा. इसके अलावा डेंटल कास्ट भी होता है जो कि बहुत फाइन डिटेल पिक करता है. एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है और कभी ना कभी वो आ सकता है कि हम स्नो में कैसे कास्टिंग करोगे, तो आप सल्फर की हेल्प से स्नो में कास्टिंग करोगे अगर स्नो में फुटप्रिंट मिल गया है तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज कपल्ड विथ सेम. सेम क्या है, सेम इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. अब हम इसके साथ और कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट फिट करते हैं जो यूजुअली हम फिट करते हैं. सो यहाँ पे देख लो, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एनर्जी डिफरेंशिएट स्पेक्ट्रोमीटर, एनर्जी डिस्ट्रेसिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इल्यूजन एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर. ठीक है. ये मुझे श्योर है बच्चे यहाँ पे 100% कंफ्यूज होने वाले हैं. सेम के साथ हम सेम के साथ हम EDX, आपने बहुत जगह देखा होगा सेम EDX, है ना. ये तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, भले ही फुल फॉर्म जानने के लिए बहुत देर हुए नहीं हुए, जो भी है. सो सेम EDX यूजुअली ये याद रखो, सेम EDX, सेम इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड EDX इज एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. इसको हम शॉर्ट में EDX बोलते हैं. तो सेम यूजुअली कपल किया जाता है EDX के साथ, मतलब एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के साथ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fire debris is packed in glass vial, metal cans, plastic bags, cardboard box. ये आपके physical evidence पे जो मैंने collection preservation बताया था ना सारे evidences का, उससे एक टॉपिक से आ रहा है. जब कभी भी आप ऐसे क्राइम सीन पे जाते हो जहाँ पे आग लगी हुई है, अब आप वहां से क्या कलेक्ट कर रहे हो, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, तो आप किस में पैक करोगे, ग्लास के वायल में पैक करोगे, मेटल के कैंस में पैक करोगे, प्लास्टिक बैग में पैक करोगे, कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करोगे. तो ये हम पैक करते हैं मेटल के कैंस में. जो पेंट वाले कैंस आते हैं ना मेटल के, उनमें हम पैक करते हैं. क्यों पैक करते हैं, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, मैंने ये लेट्स से लाइक फायर वाले प्लेस से ये कलेक्ट किया, लेट्स से जो भी आधा जला पूरा जला सामान है वो मैंने कलेक्ट कर लिया. अब इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम या गैसोलीन या पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, कुछ तो भी यहाँ पे डाला होगा, तब जाके आग लगाई होगी. और ये कैसे होते हैं, वोलाटाइल होते हैं नेचर में. ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ना, आप सूंघते, जब कभी पेट्रोल स्टेशन में जाओ आप, जहाँ पे पेट्रोल हम लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप, एनीथिंग. सो ऐसे प्लेसेस में जब आप जाते हो तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. ये स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है, बिकॉज वोलेटाइल नेचर का होता है ना. जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम
बेसिकली जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, सारे वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो जब हम डेबरीज कलेक्ट करेंगे तो ये जो वोलेटाइल नेचर की गैसेस हैं वो कहाँ जाके इकट्ठी हो जाएंगी, इस कैन के ऊपर साइड में। और आपको बिल्कुल पूरा फिल नहीं करना है, मतलब पूरा एकदम भर नहीं देना है, गैस के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना है। तो ये जो गैसेस हैं ये क्या हो जाएंगी, ये सारे इकट्ठे होके ऊपर की साइड, अब गैस लाइट होती है तो ऊपर उड़ती है, तो इसी वजह से यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगी। और इसको भी, इस गैस को हम एनालाइज कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी में, और ये पता लगा सकते हैं कि पेट्रोल यूज किया गया है, डीजल यूज किया गया है, कैरोसिन यूज किया गया है, आप ये आराम से पता लगा सकते हो। और इस मेथड को, अब ये कैसे गैस रिमूव करेंगे, एक सिरिंज लगाएंगे और सारी की सारी गैस विड्रॉ कर लेंगे सिरिंज में। अब वो सिरिंज आप क्रोमेटोग्राफी में लगा सकते हो। इस मेथड को कहते हैं हेड स्पेसिंग, हेड स्पेसिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, सो मेटल कैंस में आप इसे कलेक्ट करोगे। ग्लास वाइल में क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मेटल कैंस जैसी सेफ्टी नहीं देता। ऑफ कोर्स ट्रैप तो कर लेगा ये वोलेटाइल गैसेस को, बट इसका जो कैप होगा इट इज नॉट वेरी, क्योंकि रबर के कैप होते हैं ग्लास वाइल्स में। सो उसमें हम क्या करते हैं, हम हमारी गैसेस को लूज कर सकते हैं। मेटल कैन या फिर पेंट कैंस भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, पेंट कैंस। तो पेंट कैंस भी अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी सही है, समझ जाना है। प्लास्टिक बैग में तो हम कभी भी बायोलॉजिकल सैंपल नहीं रखते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस में हम कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक बैग्स में भी कलेक्ट करते हैं, पर वैसे मटेरियल्स जिनमें फंगस या फिर फंगस वंगस की ग्रो ना हो, है ना, बैक्टीरिया ग्रो ना करे। सो प्लास्टिक बैग में जो एयर का है ना, वो आदान प्रदान, या प्लास्टिक में जो पैसेज है एयर की, वो ब्लॉक हो जाती है। एंड अगर ब्लड है, अगर सलाइवा है, कोई बायोलॉजिकल सैंपल है, या फिर वो मॉइस्चर कंटेन करता है, तो प्लास्टिक बैग में वो सारी मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगी और फिर आपका जो सैंपल है वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक बैग कम से कम यूज करें, और बहुत ही स्पेशल केसेस में कुछ स्पेसिफिक एविडेंसेस के लिए ही आप प्लास्टिक बैग यूज करते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a synthetic fiber? Okay. Which of the following is synthetic fiber? So synthetic fiber कैसे है, तूश, nylon, एनागोरा, मोहेयर। सो बहुत इजी क्वेश्चन, नाइलॉन इज द सिंथेटिक फाइबर। ये किससे आते हैं, रैबिट से, रैबिट से, गोट से। शहतूश इज विद छोटे छोटे ना वो होते हैं, बग्स जैसे होते हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये भी किसी लेट्स से एनिमल से आ रहे हैं। सो ये सारे तो क्या हो गए, नेचुरल फाइबर हो गया ना। नेचुरल फाइबर किससे मिल रहे हैं हमें, या तो प्लांट से मिल रहे हैं या तो एनिमल से मिल रहे हैं, ये नेचुरल हो गए। एंड ये नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर है, कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, नाइलॉन और पॉलीमर्स, जो भी हम प्लास्टिक पॉलीमर्स के थ्रू जो फाइबर्स बनाते हैं, ये सारे के सारे आपके सिंथेटिक फाइबर है, मतलब जो कि क्या यूज नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होम मेड लाइक मैन मेड फाइबर्स होते हैं जिनका जो बेस प्रोडक्ट ना प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर होता है, उनको हम सिंथेटिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली लैब मेड केमिकल्स के थ्रू बनते हैं, उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द एग्जाम्पल, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डायटम्स, सैंपल शुड बी कलेक्टेड प्रिफरेबली फ्रॉम ब्लड, हेयर, बोन मैरो एंड स्किन। बोन मैरो से हम लेते हैं, बोन मैरो से हम सैंपल लेते हैं, बोन मैरो। क्यों, अच्छा अब ये डायटम टेस्ट क्या है, डायटम एक तरीके की क्या है, एल्गी है। ठीक है, एल्गी है, और ये क्या किस में रहती है, पानी में रहती है। ये आपको डायटम्स कैसे केसेस में मिलेंगे, ड्राउनिंग के, ड्राउनिंग के। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाए ड्राउन करके, मतलब डूब के अगर किसी की मौत हो, तो उनके बॉडी में डायटम्स मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई वाटर है, लेट्स से मैंने किसी आदमी को इसमें फेंक दिया जिसको तैरना नहीं आता। अब तैरना नहीं आता, ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, वो नेचुरल मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि पानी में गिर गया तो सांस लेना बंद कर दे, वो सांस ले गई, कोशिश कर सकता है थोड़े टाइम के सर्वाइवल के लिए कि सांस ना ले, पर एक टाइम के बाद क्या होगा, सांस लेने लगेगा, नाक से भी सांस लेगा, मुंह से भी सांस लेगा सर्वाइवल के लिए। तो मुंह से भी पानी जा रहा है, नाक से भी पानी जा रहा है। अब इस पानी में क्या है, डायटम्स। हर एक वाटर बॉडी के डायटम्स बहुत ही यूनिक डिफरेंट होते हैं, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अब डायटम्स भी पानी की हेल्प से इसके नाक से भी गए, मुंह से भी गए, अब कहाँ ये जा रहे हैं, लंग्स में भी जा रहे हैं, स्टमक में भी जा रहे हैं। ठीक है,
अब बहुत रिगरस, जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, एक बार पानी गया, दो बार पानी गया, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है वैसे वैसे रिगरस ब्रीथिंग, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, सांस लेगा वो पर्सन पानी के अंदर। तो जितनी जल्दी जल्दी सांस लेगा उतना ही पानी और जाएगा। अब आप याद करो, जब कभी आप बचपन में खेलते हो या फिर अगर अभी आप स्पोर्ट्स में हो या फिर खेल कूद में हो, खेलते हो, कोई गेम पसंद है, जब कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आप बैडमिंटन खेल रहे हो और बहुत अच्छी गेम है, मतलब आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ी, तो जब कभी भी हम खेल रहे होते हैं तो हम हाफने लग जाते हैं। क्यों हाफने लग जाते हैं? हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमारा जो सांस लेने का जो फ्रीक्वेंसी है इट गेट्स इंक्रीज। बहुत ही फ्रीक्वेंटली फिर हम सांस लेंगे। यूजुअली हम बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर रिदम में सांस ले रहे हैं अभी, बट जब हम खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम छोटी छोटी ब्रेथ्स लेते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट, छोटी छोटी ज़्यादा, क्योंकि हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वैसे ही सेम फिनोमेना इस पर्सन के साथ भी होगा, ज़्यादा वो रिगरसली ब्रीद करेगा, स्ट्राइव करेगा ऑक्सीजन के लिए, और उतना ही पानी जाता जाएगा। अब इसी पानी के साथ आइटम्स बॉडी में चला गया, किस में चला गया? सर्क्यूलेशन में चला गया। सर्क्यूलेशन से कहाँ चला गया? बोन मैरो में चला गया। अगर बोन मैरो में डाइटम मिल रहा है मतलब 100% उस बंदे की जो डेथ है डूब के ही हुई है। ठीक है, एक और सिनेरियो ले लेते हैं। ये पानी है, ये पर्सन को मैंने ऑलरेडी पहले ही मार दिया, मतलब ही इज डेड ऑलरेडी, मैंने पानी में फेंक दिया, तो इसके बॉडी में कोई भी डाइटम्स नहीं मिलेंगे, जीरो डाइटम्स। क्यों? क्योंकि इसने तो पानी के अंदर सांस ही नहीं लिया ना, पहले ही मर गया ये तो इसकी बॉडी में कहीं भी डाइटम्स नहीं मिलेंगे। स्किन में हम कभी चेक नहीं करते, हेयर में भी कभी नहीं चेक करते, ब्लड में भी कभी नहीं चेक करते। ठीक है, बोन मैरो में चेक करोगे, लंग्स के टिश्यूज में चेक करोगे, एल्वियोलीज में चेक करोगे, वो भी वर्केबल है, मेक सेंस। ठीक है, let's move to the next question. The alkaloids berberine and protopine are obtained from which of the following? ये आपकी टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एल्कलॉइड्स की बात कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको क्लास में भी बताया है कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। एल्कलॉइड्स आपका प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है? प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट का बोलने का मतलब क्या है? जो प्लांट्स होते हैं उनके खुद के केमिकल्स होते हैं, उनके बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं ना, वैसे ही उनके बॉडी में क्या होते हैं? स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्कोलॉइड। अब उनका कोई स्पेसिफिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, क्या होता है? इनका कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट भी होता है, तो वो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एल्कोलॉइड है इसको हम एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। यूजुअली हम इसको एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब जो बर्बरीन है, प्रोटोपाइन है, ये कहाँ से आपको मिलता है? ये मिलता है आर्जिमोन मैक्सिकाना से। किससे? आर्जिमोन मैक्सिकाना। ये कैसा होता है? ये सरसों के दाने के जैसे छोटे 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 क्या होते हैं? सरसों के जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, येलो कलर के फ्लावर से लिए जाते हैं, और इनको करते क्या है? हम इनको करते हैं अडल्ट्रेशन। मैंने एक खेत में क्या होगा, इस सरसों उगा ली, एक खेत में मैंने आर्जिमोन मैक्सिकाना उगा लिया, ज्यादा यील्ड के मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब गड़बड़ किसके साथ होगी? गड़बड़ उसके साथ होगी जो मेरी उगाई हुई सरसों को खाएगा, क्योंकि मैंने तो उसमें अडल्ट्रेशन किया हुआ है। अब इसमें बर्बरीन भी होता है, प्रोटोपाइन भी होता है, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को जो कंज्यूम करते हैं। अच्छा, ये जो अमानटा मस्कारिया है, ये आपके किससे? आपको फंगस से मिलता है। फंगस में भी किससे? हम क्या कहते हैं उसे? वेट अ मिनट, मशरूम्स। मशरूम, जो टॉक्सिक मशरूम्स होते हैं ना, उन पे ये मिलता है। ठीक है,